नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग आज इंग्लिश के लिए मेंस पेपर के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पेपर नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 124112। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। इसमें हमें एरर बताना है। वाक्य के अंदर दिया गया है आई फेल अस्लीप वाइल आई रेड द बुक। ये कहना चाह रहा है कि मैं सो गया था या मुझे नींद आ गई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। दोस्तों, यहाँ पर फाल जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है फेल, जो कि कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है? पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि बात पास्ट टाइम में चल रही है तो हमें आगे भी पास्ट टेंस का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें जो कंजंक्शन नज़र आ रहा है वो वाइल नज़र आ रहा है। तो वाइल के बाद में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। कौन से टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे वाइल आई रेड नहीं होगा, वाइल आई वॉज रीडिंग होगा कि मैं जब पुस्तक पढ़ रहा था उस दौरान जो है मेरी आँख लग गई या मुझे नींद आ गई थी। तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। अब अपने पास ये पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया है। पैराजम्बल की ट्रिक आपको पता ही है। सबसे पहले हम लोग जो है प्रॉपर नाउन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कई बार कोई स्टोरी होती है तो उसकी शुरुआत एडवर्ब से भी हो जाती है। अब चूंकि ये जो पैराजम्बल है इसमें कहानी की बात हो रही है कि भारत के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर चर्चा चल रही है, तो शुरुआत जो है वो यहाँ से करेंगे कि रिसेंटली देयर हैज़ बीन ए स्पैट ऑफ राइटिंग ऑन इंडिया स्टेटिस्टिकल सिस्टम एंड द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय इट। कि हाल ही में भारत के जो स्टेटिस्टिकल डेटा की प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। और ये जो बातचीत चल रही है, स्पैट का मतलब होता है कि एक दूसरे से शब्दों के माध्यम से झगड़ा करना, विवाद करना, तर्क वितर्क करना। तो ये एक तरीके का डिबेट है। तो ए के बाद में डी की संभावना बनेगी कि द एंस्यूइंग डिबेट हैज़ विटनेस्ड एक्टिव पार्टिसिपेंट फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट। कि ये जो डिबेट है उसके अंदर से और सरकार के बाहर से काफ़ी ज़्यादा डिबेट जो है वो देखने को मिला है। फिर यहाँ पर बी आ जाएगा कि वाइल डिस्कशंस ऑन डेटा एंड इट्स वेरासिटी आर वेलकम, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ अवेलेबल डेटा टू मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी लूम्स लार्ज। कि जब ये डेटा के ऊपर डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी प्रोग्रेस के ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान उठ रहे हैं। और अंत में आ जाएगा कि ये जो डिबेट है ये हमारी जो आर्थिक स्थिति है भारत की उसके अंदर भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो ए के बाद में डी, फिर बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक और पैराजम्बल आ गया है और इसमें भी एक स्टोरी है। तो स्टोरी का मैंने आपको बताया कि दो तरीके से शुरुआत हो सकती है, या तो एडवर्ब से शुरू हो सकता है या फिर किसी फ्रेज से शुरू हो सकता है। जैसे आपने कई बार कहानियों में देखा होगा एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं अपन, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, इस तरीके से। तो मेनली जो है फ्रेज़ यहाँ पे अपने को देखना है। तो अगर चार सेंटेंसेस की तरफ जाएं तो जो फ्रेज़ है वो यहाँ से सी से शुरू होगा कि ओवर द लास्ट 15 ईयर्स, कि पिछले 15 सालों की अगर बात करें तो भारत सरकार जो है उसने एलपीजी को अडॉप्ट किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में। उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलते हैं विकास देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद में ये आ जाएगा कि ग्रामीण वितरक योजना जो 2009 में लाई थी सरकार, उसकी वजह से गाँवों में जो सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका परसेंटेज 18 से कितना हो गया है? 60% हो गया है। पहले
60% LPG सिलेंडर वहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो कितना हो गया है, 60% हो गया है। ठीक है, तो सी के बाद में एक ही संभावना है। अगर सी के बाद में एक ही संभावना है तो एक ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी। फिर बी आ जाएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी जो है उसके अंदर भी 9.5 करोड़ जो है LPG के कनेक्शन दिए गए हैं 2016 से अब तक की अगर बात की जाए। बहुत बड़ी ये योजना साबित हुई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अंदर LPG के कनेक्शन दिए जाते हैं, एक सिलेंडर इसमें मिलता है। फिर डी आ जाएगा, हालांकि पहली बार LPG कंजंक्शन जब देखा गया था भारत में तो वो जो है versus after years of study. However, for the first time, LPG consumption in Indian households saw an absolute reduction in financial year 23 versus financial year 22. लेकिन एक अजीब घटना भी देखने को मिली कि 2022 से जब 2023 में गए तो 5% का LPG के यूज़ में रिडक्शन भी देखा गया। इसका कारण क्या हो सकता है कि इसका कारण ये है कि भी आजकल गैस पाइपलाइंस भी डल रही है कई जगह। फिर कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से भी खाना बनाने की तरफ चले गए हैं, वापस चूल्हे वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कई जगह देखा गया है कि LPG का जो कंजम्पशन है उसमें थोड़ी सी गिरावट भी हुई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पैसिव वॉइस बनाना है, कह रहा है माई ब्रदर हैज़ सेंट मी ए मैसेज। तो देखो यहाँ पे दोस्तों हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हम जानते हैं कि जब भी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस माना जाता है। अब अगर अपने को प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस चाहिए तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका होता है हैज़ हैव के साथ बीन आएगा और फिर जो हमारी मेन वर्ब होगी उसका कौन सा फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर अपने को चेक करना है। तो देखो यहाँ पे वॉज सेंट है तो ये अपना कभी आंसर नहीं हो सकता। हैव बीन है, हैज़ बीन है, तो इनकी पॉसिबिलिटी है। अब ये जो ए मैसेज है ये ऑब्जेक्ट है, तो जब पैसिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो आपको देखना है कि ए मैसेज कहाँ पे सब्जेक्ट है, तो बी चला गया। अब ए और सी को चेक करना है। अब आपका जो सब्जेक्ट है ए मैसेज वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव थोड़ी आ सकता है, हैज़ ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इस तरीके से आप विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप आगे गए तो एक और पैराजम्बल आ गया, इसको देखते हैं। अब इसने कहा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको और उसके बीच में आपको कनेक्ट करना है। कह रहा था कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड द रिकोर्स टू न्यूक्लियर रिटोरिक हैव रिवाइव्ड कंसर्न्स अबाउट न्यूक्लियर एस्केलेशन मैनेजमेंट बिटवीन द मेजर न्यूक्लियर पावर्स। ये अभी यूक्रेन और रशिया के अंदर जो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से संघर्ष चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको वापस से एक रिवाइव करने की, चेंज करने की ज़रूरत आन पड़ी है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो देखिए इंस्टीड के बजाय ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ से सिंस जो है ये कंजंक्शन की तरह काम करता है, प्रेपोजिशन की भी तरह काम करता है और एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम करता है, तीन तरीके से। तो सिंस यहाँ कंजंक्शन बनेगा कि जब से कोल्ड वार का अंत हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब से जो है न्यूक्लियर पॉलिसी को वापस से रिवाइव करने की चर्चा जो है शुरू हो रही है। तो यहाँ पर अब आप इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो सी से शुरुआत करेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में जो न्यूक्लियर राइवलरी चल रही है अब वो है काफ़ी अब पीछे जा चुकी है, क्योंकि नए देश आ गए हैं उस राइवलरी के अंदर। तो सी के बाद में जो है यहाँ पर डी की संभावना बनेगी। फिर ऑप्शन ए आ जाएगा कि इंस्टीड नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान गोट अटेंशन, क्योंकि हाल ही में ईरान, इंडिया, पाकिस्तान ये भी अपने न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग हो गए हैं। विद मैनी एनालिस्ट गेटिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर वॉर जैसी पॉसिबिलिटी ना बने तो ज़्यादा बढ़िया है। तो 65 के अंदर अगर अपन देखें तो ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अब अपन आगे चलें तो ये अगेन कह रहा है कि हाईलाइटेड ईडीएम का जो है एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए। तो इसमें जो है ईडीएम है बीट अबाउट द बुश।
ये आपका हाईलाइटेड पार्ट है। इस ईडियम का मीनिंग बताना है तो दोस्तों ये जो मुहावरा है बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, एक निश्चित जवाब ना देना। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा, टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर और पोजीशन, कि आप एक निश्चित जवाब देने से जब बचने का प्रयास करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश। अब अपन आगे गए तो हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, तो हम जानते हैं कि वॉज या वर के साथ जब भी थर्ड फॉर्म मिलता है तो ये पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है? तो आप कहेंगे कि सर ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है? पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस को जब आप एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको किसका यूज़ करना है? तो आप बोलेंगे कि आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो ये हैज़ इट प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये आंसर नहीं हो सकता। हैड इट पास्ट परफेक्ट है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगर हिट्स होता तो ये फर्स्ट फॉर्म की तरह काम करता। इसकी सेकंड फॉर्म हिट और ये हिट्स सिंगुलर के लिए, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, सेकंड फॉर्म हिट होती है ना। तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट सिंपल चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। चूँकि इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था एक्टिव में बनाने के लिए, तो जब भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग किसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन को। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ कर लिया? समबडी का यूज़ कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कह रहा है कि करेक्ट जो वर्ड है उसको यहाँ पर भरिए। द मैच शेड्यूल वॉज डिस्टर्ब ड्यू टू डैश रेन्स, कि मैच का जो शेड्यूल था, जो टाइमिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। किसके कारण डिस्टर्ब हो गई? वो डैश रेन्स, कैसी बरसात? डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल मतलब कि भी जिसको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। वेनरेबल, सूदिंग मतलब आरामदायक, इनसेसेंट मतलब लगातार। तो जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से मैच का शेड्यूल ख़राब हो गया, क्योंकि अगर रुक रुक के बरसात होती तो मैच करवा सकते थे, लेकिन लगातार जो बरसात हो रही थी उसकी वजह से मैच डिस्टर्ब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे अपने पास एक और पैराजंबल आ गया है। तो इस पैराजंबल को सॉल्व करना बहुत आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये एक स्टोरी पर है। तो स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है? तो स्टोरी डी से शुरू हो रही है कि एक इंटरव्यूअर ने मेरे से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 1066 इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि अंग्रेज़ी साहित्य में 1066 जो वर्ष है उसका क्या उपयोग है। फिर यहाँ पर आएगा, बट आई वॉज टोटली ब्लैंक एंड फेल टू ग्रेस्प द क्वेश्चन एंड माई एजिटेटेड माइंड कुड नॉट गिव अ क्लू। कह रहा है कि जब मैंने ये सवाल सुना तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। बिल्कुल ब्लैंक हो गया मतलब बिल्कुल मेरे दिमाग में कोई भी जवाब नहीं आया, कोई पॉइंट मुझे नहीं सूझा और मुझे इस प्रश्न का कोई क्लू नहीं था। तो डी के बाद में क्या आ जाएगा? सी। फिर डी के बाद में क्या आ गया? सी आ गया। अब डी के बाद में सी अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन में है। फिर ए आ जाएगा कि देन आई वॉज टोल्ड दैट आई शुड चेक एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। फिर जो है मुझे ये कहा गया कि मुझे इसको चेक करना चाहिए और 1066 ये जो वर्ष है इसकी महत्वता को समझना चाहिए या जानना चाहिए। फिर अंत में बी आ जाएगा, नो डाउट आई वॉज मेड टू लुक सो इग्नोरेंट इफ़ नॉट स्टूपिड। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर मैं मूर्ख नज़र नहीं आ रहा था तो अनभिज्ञ ज़रूर नज़र आ रहा था इस वार्तालाप में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हमें जो सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस में बताना है। कह रहा है व्हेन डिड यू कॉल मी, कि तुमने मुझे कब कॉल किया था। तो यहाँ पर डिड है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आप नज़र आ रही है, मतलब ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस में है, तो अगर आप इसको पैसिव वॉइस में ले जाना चाहते हैं
तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे ले जा सकते हैं, तो आपको वॉज वर्ब के साथ किसका उपयोग करना है, थर्ड फॉर्म का, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन में हैव कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। वॉज थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म, तो भाई व्हेन डिड यू कॉल, तो ये मी जो है, व्हेन डिड यू कॉल मी, ये मी ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में जाएगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो आई के अनुसार वॉज आना चाहिए, तो ये वर की स्थिति तो चली गई। अब व्हेन वॉज यू नहीं होगा, क्योंकि यू तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ पर स्थिति यही बनेगी, वॉज आई कॉल्ड, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है, व्हेन वॉज आई कॉल्ड बाई यू, कि मुझे जो है कब तुम्हारे द्वारा कॉल किया गया था। आगे चलते हैं 71 में, आप कह रहा है कि खाली स्थान में भरिए उचित। रेडियम इज़ ए वाइट पाउडर, ये कह रहा है कि रेडियम जो है वो एक सफ़ेद चूर्ण की तरह है, दैट डैश टेबल सॉल्ट, जो आपको नमक की तरह नज़र आता है, कि रेडियम ये जो केमिकल है, ये एलिमेंट जो है, ये आपको सफ़ेद पाउडर की तरह नज़र आता है और देखने में आपको एक नमक की तरह लगेगा जो खाने में अपन यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ क्या आना चाहिए, वाइट पाउडर। तो देखिए यहाँ ये जो दैट है दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ पे ये आगे जो वर्ब आएगी ये डिपेंड करेगी पीछे वाले नाउन के ऊपर। पाउडर जो हमारा यहाँ पर एंटीसीडेंट है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। चूँकि दोस्तों पाउडर एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है, तो हमें आगे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, यहाँ इज़ है, तो सिंगुलर वर्ब देखनी है। ये फ्यूचर सिंपल हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। लुक अगर यूज़ करेंगे तो लुक वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। अगर उसको सिंगुलर में चेंज करना है तो उसके साथ हमको किसका यूज़ करना पड़ता है, एस या ई एस का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, दैट लुक्स लाइक हो जाएगा, कि वो जो रेडियम वाइट पाउडर है वो आपको कैसा नज़र आता है, टेबल सॉल्ट यानी सफ़ेद नज़र आता है। आगे चलते हैं 72 की तरफ। विलोम शब्द बताना है, अंडरलाइन शब्द का। लूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट्स बिफोर द कमिटी। लूसिड का मतलब होता है सुस्पष्ट, जो चीज़ क्या है, बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, एक्सप्लिसिट है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसिड। तो क्या कह रहा है कि लूसी ने अपने सुस्पष्ट अचीवमेंट्स कमेटी के सामने बताए या रखे। तो इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऑर्डरली का तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम लोग क्रम से या सुव्यवस्था से प्रकट करें या बताएं। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है द्विअर्थी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो अर्थ में क्या है, अस्पष्ट। तो ल्यूसिड का मतलब होता है सुस्पष्ट, एम्बिग्यूअस का मतलब जो अर्थ में अस्पष्ट है। तो बिना किसी चिंता के ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का उचित शब्द अर्थ बताइए। बैक अगेंस्ट द वॉल, मुहावरा क्या है, बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन है और जहाँ से बच निकलना मुश्किल है। तो ये हो जाएगा बी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना। फ्रॉम वेयर एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट, जहाँ से बच निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसी स्थिति के लिए आता है बैक अगेंस्ट द वॉल। तो बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। कह रहा है दे सो द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल्स, कि उन्होंने मंदिर में भगवान की डैश देखी। तो मंदिर में भगवान की हमें क्या देखने को मिलेंगी, मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। भाई कॉमन सेंस की बात है, मंदिर में भगवान की क्या मिलेंगी, मूर्तियाँ। अब मूर्ति के लिए कौन सा वर्ड लें, आइडल्स, आइडियल्स, आइडोल्स, आइडल्स। देखो ये जो शब्द है आइडियल, इसका तो मतलब होता है आदर्श, परफेक्ट कोई चीज़ होती है। ये जो आइडल है इसका मतलब होता है मूर्ति।
ठीक है। ये जो आइडल वर्ड है इसका मतलब होता है खाली, बेकार, बिना काम का, और ये आइडल्स कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मूर्ति की बात करें तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75। कह रहा है कि सिनोनिम बताओ किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। तो इसमें हमें किसका बताना है, विजिलेंट का सिनोनिम बताना है। कह रहा है जो बर्गलर था, बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार। सेंधमार मतलब जो किसी के घर में चोरी के उद्देश्य से घुस जाए उसको बर्गलर बोलते हैं। तो कह रहा है कि बर्गलर जो था बहुत ज़्यादा विजिलेंट था। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, यानी केयरफुल, कॉशियस। तो कह रहा है कि सेंधमार जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्क था। सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली एज दे डिडंट फाइंड एनी प्रूफ। वो इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क उसको कहा गया है क्योंकि उसने सिक्योरिटी को बहुत आसानी से पार किया और कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर क्या सिनोनिम हो सकता है विजिलेंट का, प्रूफ का मतलब तो सबूत, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, बर्गलर मतलब सेंधमार, तो कॉशियस हमारा आंसर हो जाएगा। विजिलेंट का सिनोनिम, विजिलेंट का मतलब भी क्या होता है, सतर्क, केयरफुल, कॉशियस, और वही यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट है। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो 76 अगेन एक पैराजंबल आ गया है, तो इसको अपन चेक करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी कि जब हम लोग सेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो आती है साइट और फिर आती है हियरिंग। कि जब भी हम लोग हमारे शरीर में जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है साइट की, हमारी जो आँखें हैं जिनसे हम देखने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे कान जिनसे हम लोग सुनने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अगला हो जाएगा कि स्मेल, दो इम्पॉर्टेंट, डजेंट स्टैंड आउट अनटिल, कि इसके बाद में जो पहली चीज़ आँखें जिनसे हम देखने का काम, दूसरे कान जिनसे सुनने का, तीसरी चीज़ जो हमारी दिमाग में आती है वो आती है स्मेल, मतलब हमारे नाक का काम आता है जिससे हम लोग गंध लेते हैं। तो यहाँ पर बी के बाद में जो है वो डी की संभावना है कि डज नॉट स्टैंड until it disappears, meaning cough, cold, fever and COVID-19 that numbs the sense suddenly making us unhappy। कह रहा है कि तीसरी जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो आती है स्मेल यानी गंध, लेकिन वो तब हमारे अस्तित्व में आती है जब हमें ठंड लग जाती है, ज़ुकाम हो जाता है या बुखार या कफ हो जाता है, और या कोरोना की स्थिति जहाँ पे हम लोग गंध नहीं ले पा रहे थे और उसकी वजह से हम लोग जो है दुखी हो रहे थे। फिर ए आ जाएगा मोर अनहैप्पी एज द फोर्थ सेंस ऑफ टेस्ट टू डिमिनिशेस एंड इज सो वेल इन्मेस्ड विथ स्मेल। और चौथा जो सबसे आप बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सेंस है वो है हमारा स्वाद का, टेस्ट का। तो कोरोना में क्या हो रहा था कि हमारी गंध लेने की शक्ति और किसी चीज़ को स्वाद लेने की शक्ति दोनों ख़त्म हो रही थी। तो इसकी वजह से जो है BDCA हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 77 की तरफ जा रहे हैं। तो ये एंटोनिम हमें बताना है सोफेस्टिकेटेड का। दोस्तों सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है मॉडर्न, अर्थात आधुनिक। तो इसका अपोजिट एंटोनिम चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक, मॉडर्न मतलब आधुनिक, टेक्निक्स मतलब तकनीकें, प्राइमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, एंशिएंट, हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 की तरफ जाते हैं। अगेन पैराजंबल है, तो यहाँ पर अपने को अगेन ओपनिंग स्टेटमेंट को पकड़ने का प्रयास करना है कि कहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होगी 6 अगस्त 1945 की सुबह से, कि उस दिन एक साफ़ सुथरा दिन था और हिरोशिमा पर जो है बॉम्ब गिराया गया था। आप जानते हैं 1945 के अंदर 6 तारीख को हिरोशिमा जो जापान का एक बड़ा शहर है वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था अमेरिकन्स ने। तो डी से शुरुआत होगी और फिर उसके बाद में कहानी कहाँ चली गई थी, बी की तरफ, कि ये 15 किलोटन का यूरेनियम बॉम्ब जो है वो
सतह से 600 मीटर ऊपर जो है फट गया था, ब्लास्ट हो गया था। फिर उसके बाद में आ जाएगा कि इंस्टेंटली फ्लैटेंड एवरीथिंग एंड एवरीवन बिलो, कि भाई इसके बाद में हिरोशिमा के अंदर जो है चारों तरफ जो है धुएं का गुब्बार था। और अंत में ये आ जाएगा ओनली द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द होल रिमेन्ड बियरिंग विटनेस टू द मोमेंट व्हेन आवर बिलीव्स अबाउट वेपन्स एंड वॉर्स चेंज्ड। और जो हॉल वहाँ पे था हिरोशिमा के अंदर, उसका एक ढांचा बचा, बाकी सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर 78 में ऑप्शन बी हमारा ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं तो अपने को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कह रहा है लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर मिस्टीरियस बाय नेचर, कि जो विद्यार्थी लास्ट बेंच मतलब जो क्लास के अंदर जो अंतिम बेंच होती है उस पर बैठते हैं, वो अक्सर कैसे होते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, नटखट होते हैं। तो मिस्टीरियस की अपने को यहाँ स्पेलिंग देखनी है। तो ये स्पेलिंग तो बिल्कुल नो डाउट गलत है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, ये यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आपको ऑप्शन सी में जो है करेक्ट स्पेलिंग नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कह रहा है कि जो सेंटेंस हमें दिया है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में। तो ये कह रहा है सी सैड आई लव टू ईट पाइनएप्पल। तो सी जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होता है तो वो नो चेंज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू होता तो अपन उसको किस में चेंज कर देते, टोल्ड में चेंज कर देते। फिर ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो ये शी हो जाएगा। अब ये लव फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल। टेंस क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। तो लव की जगह क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और पाइनएप्पल आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको भी एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सी सैड शी लव टू ईट पाइनएप्पल, सी सैड, और यहाँ कंजंक्शन भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट भी लगाना है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट लगता है। तो शी सैड दैट शी लव्ड टू ईट पाइनएप्पल कहाँ है, सी पे आपको नज़र आ गया। ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, सिनोनिम बताना है इंटरलिंक्ड का। इंटरलिंक्ड का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरलिंक्ड। इसके लिए और वर्ड क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेड, और एक वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इंटरप्लेस्ड। तो अगर ऑप्शंस की तरफ जाए तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। फ्री का मतलब क्या होता है, मुफ्त। और सीवियर का मतलब होता है गंभीर, सीरियस। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आगे देखो, कह रहा है कि वो पार्ट पकड़िए जिसमें ग्रामर का एरर है। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal। कह रहा है कि अगर इस महामारी के बाद चीज़ें सामान्य नहीं होती है तो जो मानव समाज है उसे जो ये बदलाव आया है उसको ही सामान्य चीज़ मान के अपनाना पड़ेगा। तो इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विल हैव टू एक्सेप्ट, मतलब फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। तो इधर अगर फ्यूचर है तो पीछे प्रेजेंट की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पर तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो गया, तो ये गलत है। आपको लिखना पड़ेगा इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, कि अगर चीज़ें सामान्य नहीं होती है तो हमें कोरोना के बाद के समय के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में एरर हो गया। इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग की जगह होगा इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है।
अब अपन आगे चलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई डैश एंड टेल मी आई एम गोइंग नो वेयर विद माई लाइफ। ये कह रहा है कि मेरे जीवन से जो मेरे जीवन की जो ऊर्जा है, जो एक बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उसको आप बाहर नहीं लीजिए मेरे जीवन से, और मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन के साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो डू नॉट टेक द विंड आउट ऑफ माई डैश, चूँकि एक फ्रेज़ है, क्या फ्रेज़ है? टू टेक विंड आउट ऑफ सेल्स। इसका मतलब होता है कि भाई आप जो है किसी व्यक्ति के जीवन से उसका जो लक्ष्य है या जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको निकाल लें। तो ये बन जाएगा डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स। फ्रेज़ है तो इसके अंदर फिक्स है, हमें इसी शब्द का यहाँ उपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा वाक्य जो है सही नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो, कह रहा है अंडरलाइन वर्ड का जो है एप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे नोटिसेबल जो वर्ड है वो अंडरलाइन है। कह रहा है मैनी नोटिसेबल पीपल विल प्रेजेंट एट द फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर बहुत सारे नोटिसेबल लोग मौजूद थे। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय लोग मौजूद थे। नोटिसेबल का मतलब है कि भाई जिसको नोटिस किया जाए, जिसको नोटिस किया जाए, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जिस पर ध्यान दिया जाए, जिस पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं? नोटवर्दी का तो मतलब जो उपयोगी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेलिब्रिटी मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनको सेलिब्रिटी। नोटेबल, तो नोटेबल का हो जाएगा लोकप्रिय, और इसके लिए एक और वर्ड यहाँ ले सकते हैं इम्पोर्टेंट, कि फंक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस लोग मौजूद थे। तो ऑप्शन डी जो है वो सबसे ठीक होगा। आगे देखिए, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, डायरेक्ट दिया हुआ है। कह रहा है मुदस्सिर वार्न्ड द चाइल्ड बी केयरफुल एंड बी स्लो। मुदस्सिर ने बच्चे को चेतावनी दी थी कि ध्यानपूर्वक रहो और धीरे करो जो भी कर रहे हो। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब भी हम लोग किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई चेतावनी देते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग कौन से कंजंक्शन का उपयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे कि उसमें हम लोग कंजंक्शन टू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पहले में तो दैट का यूज़ किया है, तो ये गलत हो गया। और टू का जब उपयोग करते हैं तो आगे जो स्ट्रक्चर बनता है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का बनता है। जब आप ऑप्शन बी की तरफ गए तो टू के साथ बी आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी में कह रहा है टू बी केयरफुल एंड शुड बी स्लो, और डी में कह रहा है मुदस्सिर वार्न द चाइल्ड दैट, इसमें दैट आ गया, दैट तो आ ही नहीं सकता, टू आना चाहिए। तो अब टू जो है वो बी और सी में ही है, तो इसमें से तो अपने को एक को आंसर बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है मुदस्सिर वार्न द चाइल्ड टू बी केयरफुल एंड टू बी स्लो। सी में कहा है मुदस्सिर वार्न द चाइल्ड टू बी केयरफुल एंड शुड बी स्लो। ठीक है, शुड नहीं आएगा भाई, कहीं पर भी ऐसे सजेशन की बात नहीं हुई। शुड कब आता है? जब हम लोग सजेशन का यूज़ करते हैं। तो बी सबसे सही है। टू बी, ये बी ये वाला आ गया, टू बी केयरफुल एंड टू, फिर आगे बी स्लो, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को हमने एज इट इज़ जोड़ दिया। अब अपन आगे गए तो होमोनिम अपने को बताना है। तो कह रहा है आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। ये कह रहा है कि मैं कुछ अंक, फिगर्स का मतलब है यहाँ अंकों से है, कि मैं कुछ अंक जो है बोलने वाला हूँ तुलना के लिए। तो देखो साइट वो जगह होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, सीट ये कुछ होता नहीं है। साइट नज़र है, दृष्टि, तो साइट का मतलब होता है बोलना या किसी चीज़ का उच्चारण करना। तो तुलना के लिए कुछ आंकड़े वो बोलने वाला था, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट होगा।
अब अपन आगे चलते हैं। तो कह रहा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताइए। कैपेबल और एडेप्टेड फॉर टर्निंग इजीली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क फील्ड्स ऑफ एंडेवर एटसेट्रा इज एबल टू डू मैनी थिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहु कार्य कर सके, जिसके अंदर बहु प्रतिभा है, एक से ज़्यादा काम करने का टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। टैलेंटेड का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कौशल है। टर्न कोट का मतलब होता है कि जो धोखेबाज है या जो अपने बात से पलट जाता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहु प्रतिभावान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला एक और वन वर्ड आ गया, इरेवरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड और कंसर्निंग गॉड। इसको अपन बोलते हैं कि ईश्वर के बारे में या किसी धर्म के ऊपर कोई अपमानजनक टिप्पणी करना, कुछ बुरा भला बोलना, उसे क्या बोला जाता है? हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईश निंदा, और इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब होता है ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों थीज्म जो शब्द है ये धर्म से संबंधित है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं धर्मवाद। क्या बोलते हैं? धर्मवाद। एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिक वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है दोस्तों जिसे उस व्यक्ति के लिए आता है जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर क्या हो, डाउट हो। तो एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद, कि भाई ईश्वर को लेकर संदेह की स्थिति को एग्नोस्टिसिज्म बोलता है, संदेहवाद। पैंथिज्म का मतलब होता है एक से ज़्यादा धर्म या ईश्वर में मानने की जो प्रोसेस होती है या जो सिस्टम होता है उसको पैंथिज्म बोलते हैं। तो यहाँ डी बिल्कुल हमारा ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो सकता है? डायरेक्ट दिया हुआ, इनडायरेक्ट बताना है। कह रहा है सोमनाथ सेड दैट दे हैड बीन देयर। अच्छा, ये आपको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट में चेंज करना है। और 2.5 years एंड दे वर गोइंग टू स्टे अनदर 10 months। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो देयर है, जब इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो ये हियर में चेंज होगा। तो देखिए हियर कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। मतलब यहाँ से तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो कुछ जगह चेंज नहीं करता है, तो कई बार डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। तो कोई नहीं, इसको आगे और चेक करते हैं। कह रहा है दे हैड बीन देयर, तो हैड बीन आपका आ रखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखना है, तो वी के साथ हैज़ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वी तो प्लूरल वर्ब लेता है। तो ऑप्शन ए चला गया। वी के साथ हैव आ सकता है, वी के साथ हैव आ सकता है। ही के साथ हैव नहीं आ सकता, क्योंकि ही सिंगुलर वर्ब लेता है। तो डी और ए चले गए। अब बी और सी को चेक करना है। तो बी में इसने कहा है सोमनाथ, सी में कहा है सोमनाथ हैड सेड। तो बी सैड जो है वो नो चेंज रहता है, तो यहाँ सैड है तो वो एज इट इज़ वहाँ चला जाएगा। तो हैड सेड गलत हो गया, तो बी करेक्ट है। सोमनाथ सेड वी हैव बीन हियर फॉर 2.5 years, वी आर गोइंग, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इधर जाके किस में चेंज हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे अब ये एक कॉम्प्रीहेंशन आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया। इसका तरीका क्या है? पहले इसको अपन पढ़ेंगे और जो उचित है उसको लगा देंगे। कह रहा है आफ्टर ए मंथ्स ब्रेक फॉलोइंग देयर लॉस टू ऑस्ट्रेलिया इन द आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल, रोहित शर्मा's men are dash a fresh WTC cycle, and even if the final is scheduled for 2025 in England, the maiden steps would commence once India takes on the West Indies in the first match of the 2 Test series at Windsor Park in Rosia from Wednesday। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत हार गया। उसके बाद रोहित शर्मा जो कि कप्तान है भारत क्रिकेट टीम के, उनके जो मैन हैं, उनके जो लड़के हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं, वो एक बार फिर से तैयार हैं फ्रेश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए, और जिसका फाइनल 2025 में होने वाला है इंग्लैंड के अंदर। उसके लिए उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं और इस दिशा में वो अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो बुधवार से शुरू हो रहा है।
The Caribbean tour also includes 3 ODIs and 5 T20Is and presents an opportunities for a squad in transition to check whether the young players have the mettle to dash the weather-beaten shoes of their seniors. टेस्ट मैचेस के साथ साथ 5 2020 और 3 ODI की सीरीज़ भी है। और इस ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, स्क्वाड का मतलब होता है टोटल प्लेयर्स, उसके अंदर कुछ यंग लड़कों को भी डाला गया है ताकि चेक किया जा सके कि क्या उनमें वो क्षमता है कि वो जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनकी जगह ले सकते हैं क्या। ड्यूरिंग द डैश ऑफ द वेस्ट इंडीज अ स्टिंट देयर ऑफर्ड ग्लिम्पसेस ऑफ ग्रेटनेस लाइक सुनील गावस्कर डिड विद अ वूपिंग 774 रन्स इन हिज डेब्यू सीरीज इन 1971। क्योंकि 1971 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ का टूर किया था, तो उसमें सुनील गावस्कर एक नए खिलाड़ी थे और उन्होंने वहाँ अपनी महानता की छाप छोड़ी थी। उन्होंने 774 रन उस टेस्ट सीरीज़ में बनाए थे। तो यहाँ ऑप्शंस की तरफ जाएं तो पहला ऑप्शन कह रहा है रोहित शर्माज मैन आर डैश टिल्ट द बैलेंस मेक अमेंड्स फॉर द रोड है बैक ऑन द रोड। तो रोहित शर्मा की जो लड़के हैं वो दे आर बैक ऑन द रोड, वापस से जो है वो उस रास्ते पर आ गए हैं। और अगले ऑप्शन की तरफ ए फ्रेश WTC साइकिल बूम बेकॉन्स ब्लैंकेट एक्सरसाइज। बेकॉन्स हो जाएगा, बेकॉन्स का मतलब होता है कि जिसकी रणभेरी बज रही है या जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एक नए WTC साइकिल की शुरुआत हो चुकी है, सेकंड में आ जाएगा। एंड इवन इफ द फाइनल इज शेड्यूल्ड फॉर 2025 इन इंग्लैंड, द मेडन स्टेप्स वुड कमेंस वंस इंडिया टेक्स ऑन द वेस्ट इंडीज इन द फर्स्ट मैच ऑफ द 2 टेस्ट सीरीज एट विंस्टर पार्क इन रोजिया फ्रॉम वेंसडे। The Caribbean tour also includes 3 ODIs and 5 T20Is and presents an opportunity for a squad in transition to check whether the young players have the mettle to trip up, punch above, step into, step up। तो यहाँ पे step up हो जाएगा कि क्या जो नए खिलाड़ी हैं उनके अंदर वो मादा है कि वो पुराने खिलाड़ियों की जगह को भर सके। तो स्टेप, देखो स्टेप अप का तो मतलब होता है कि आगे आना, और स्टेप इनटू होता है क्योंकि आगे इसने बोला है ना शूज़, तो उनकी जगह भरनी है। तो स्टेप इनटू कि वो उनके जूतों में क्या उनकी जगह जो है वो ले सकते हैं, दूसरे शब्दों में। तो सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ें तो कह रहा है द वेदर बिटन ड्यूरिंग द डैश ऑफ द वेस्ट इंडीज़ ड्यूरिंग द Helicon days of the West Indies, Helicon days in the year in the air in the shadow spearhead। Helicon days का मतलब होता है मुश्किल भरे दिन, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का 1971 की अगर बात करी जाए तो उस समय बहुत ही खतरनाक टीम थी, 4 फास्ट बॉलर थे। तो उस समय सुनील गावस्कर नाम का जो नए खिलाड़ी ने डेब्यू किया था उसने 774 रन बनाए, जो कि एक बड़ी बात थी। तो यहाँ पर 93 में डी हेलिकॉन डेज यहाँ पर हो जाएगा। अब अपन आगे चलें तो एक पैसेज अपने पास आ चुका है और इसको अपने को पढ़ना है। देखो इस पैसेज की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इस पैसेज में हमने नाटू नाटू जो गाना आया था उसके ऊपर बात करी है। फिल्म RRR जिसने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जीते, और ये नाटू नाटू गाना जो है इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी मिला। और इस गाने के जो कंपोज़र है वो कीरावनी है। कौन है? कीरावनी है, जिन्होंने ट्रॉफ़ी उठाई थी। और ये जो गाना है ये काफ़ी डांस पार्टीज़ में पॉपुलर हुआ है। इस RRR फिल्म के सक्सेस का सबसे बड़ा एक कारण ये भी रहा है कि ये कोरोना के अंदर रिलीज़ हुई, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस घर पे बैठ के इसको देख पाई। दूसरा ये इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भी इस फिल्म के अंदर जो दास प्रथा है, जो कि एक बहुत ही ख़राब व्यवस्था है पुराने समय की, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। और RRR जो है इसने काफ़ी देशों के अंदर भारतीय सिनेमा की पहचान बढ़ाई है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है इसको साउथ की फिल्म से भी कंपेयर करते हैं, जैसे KGF है, चैप्टर 2 है, कंटारा है, लेकिन RRR का जो है एक बड़ा ही अलग स्थान है और इसको एक पैन इंडिया फिल्म के तौर पर देखा गया। पहले क्या होता था कि दक्षिण की फिल्म बोलकर जो है एक तरीके से हाथ पे अच्छी खींच लिया जाता था, लेकिन आजकल दक्षिण की फिल्में जो हैं वो पूरे
विश्व में भारत की फिल्म नाम से प्रचलित होती हैं और लोग जो है उनको बड़े शौक़ से देखते हैं। और हाल ही में थोड़े समय पहले एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी पठान, उसके अंदर जो है काफ़ी साउथ के बड़े लोगों को लिया गया था और उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा एक वो भी हुआ था कि साउथ के लोगों को अब जो है जगह मिलने लग गई है। एस.एस. राजामौली जो हैं उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था इस फिल्म के लिए, जो एकेडमी अवार्ड्स हुए थे। भारतीय सिनेमा को जो है एक वैश्विक पहचान इस फिल्म की वजह से मिली। तो ये एक मेनली क्रक्स इस पैसेज का हमने लिया है, पूरा पैसेज जो है नहीं दिया है। तो अब अपन थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ अगर जाएं तो ये पहला कह रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने इस RRR जो तेलुगु फिल्म है इसकी सफलता के अंदर जो है मदद की है, और क्या एक ऐसी चीज़ थी जो एक मतलब इसकी सफलता के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है कि इसके अंदर एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक संदेश दिया गया है कि उस समय जो दास प्रथा होती थी, इम्पेरियलिज़म होता था, और उसके अंदर जो है इन चीज़ों से किस तरीके से डील की गई। दूसरा है कि ऑडियंस जो है वो सिनेमा हॉल में उस समय जाने की इच्छुक नहीं थी, और RRR जो है वो घर पे बैठे लोगों को एक बढ़िया फिल्म देखने को मिली। तो ये जो A और B दोनों हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सफलता में इस फिल्म के। दूसरा कह रहा है कि नाटू नाटू जो गाना है इसका बेस्ट सॉन्ग जो है उसका इसको अवार्ड मिला है। तो इससे क्या चीज़ साबित हुई है, तो इससे ये चीज़ साबित हुई है कि भी साउथ का जो सिनेमा है वो अब भारतीय सिनेमा की पहचान बन गया है, और पूरे विश्व में जो है भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी जीत है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग जाएं तो ये कह रहे हैं कि पैसेज जो है वो किस तरीके से साउथ सिनेमा को इंडियन सिनेमा के तौर पर जो है अब साउथ की जो फिल्में उनको इंडियन सिनेमा के तौर पे कैसे जाना जा रहा है। तो साउथ इंडियन फिल्में जो है वो अपनी रीच बढ़ा रही हैं, और अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो साउथ की फिल्मों को वैल्यू दे रहे हैं, और साउथ का जो सिनेमा है वो भारत का सिनेमा समझा जाने लग रहा है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये कह रहा है कि पैसेज की टोन कैसी है। अगर पूरे पैसेज की बात की जाए तो पैसेज की टोन जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी हमें जानकारी दी गई है, और सेलिब्रिटी, और एक तरीके से ये जो साउथ का सिनेमा है और भारत का सिनेमा इस चीज़ का एक उत्सव मनाया गया है, भारत की प्रशंसा हुई है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर है। अब अपन आगे चलें तो अगला एक और पैसेज है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसने आज कल क्या किया है कि जो यहाँ पे स्थानीय हमारे देश के जो कॉलेजेस हैं उनको हायर एजुकेशन यहाँ पर करने की जो है वो दी है, परमिशन दी है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो है, उसने फॉरेन से अगर कोई कॉलेज आता है वो अपना यहाँ कैंपस बनाता है, लोगों को हायर एजुकेशन देता है, तो उसके लिए परमिशन दे दी है। इससे भारत का जो शिक्षा है वो ग्लोबलाइज होगा, पूरे विश्व में आएगा। पहले जब UPA सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम कायदे थे, और बाहर से जो कॉलेजेस थे वो भारत में आके हायर एजुकेशन देने को कतराते थे। लेकिन यहाँ पर जो है BJP सरकार आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं कानून के अंदर, और अब ये जो है आसानी से यहाँ पर वो अपने कैंपस वगैरह बना सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। लगभग विश्व की टॉप 100 विश्वविद्यालय यहाँ पर खुलने वाले हैं। भारत की रेपुटेशन बढ़ी है विश्व के अंदर एजुकेशन के तौर पे, और भारत के अंदर जो है 18 से 23 वर्ष के जो बालक हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और लगभग आप जानते हैं कि 4.5 लाख विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनको अब जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अंदर हर तरीके की
पढ़ाई आप कर सकते हैं, तकनीक, स्वास्थ्य, व्यापार, कला और ह्यूमैनिटी से संबंधित हर तरीके की पढ़ाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इस यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने के बाद मिल रही है भारत को, और भारत के विद्यार्थी जो है वो उनकी हर जगह डिमांड भी है, और ग्लोबल एजुकेशन भारत जो है करता जा रहा है। और जब यहाँ से कैंपस पढ़ाई के लिए विदेश में जाते थे तो उनका जो एक घर से दूर होना, पैसा, फाइनेंशियली बर्डन, वो सब कम हो जाएगा, और साथ ही साथ उस क्वालिटी का एजुकेशन वो इंडिया में ले पाएंगे। तो ये मूलतः इस पैसेज का एक हमने यहाँ पर क्रक्स देखा। अब क्वेश्चंस की तरफ अगर चलें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूपीए सरकार के अंदर जो कानून था और जो अब बीजेपी सरकार में जो कानून में बदलाव हुए यूजीसी के, वो क्या बदलाव है और इस बदलाव के माध्यम से क्या बेनिफिट हुआ है। तो यूजीसी के जो नए कानून हैं वो आपको यहाँ पर सैटेलाइट कैंपस लगाने की भी इजाज़त देते हैं, और इसलिए अब इनको यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जगह लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन को कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कह रहा है कि मलेशिया का जो उदाहरण दिया गया है, इंटरनेशनल ब्रांच जो ओपन होती है कैंपस की, उसका यहाँ पर क्या उचित है। तो मलेशिया जो है उसको काफ़ी सफलता मिली है ग्लोबल एजुकेशन के अंदर, तो वो चीज़ भारत के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। ऑप्शन बी यहाँ ठीक है। कह रहा है कि कौन सी चुनौती के बारे में पैसेज में बात करी गई कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या कैंपस जब भारत में आते हैं तो उनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना क्या करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर जो है वो उस तरीके की सुविधा, उस तरीके का एनवायरनमेंट, उस तरीके की नॉलेज नहीं दे पाते हैं जो कि वो फॉरेन में देते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती उनको देखने को मिलती है। अंतिम ये कह रहा है कि इस पैसेज की अगर समराइज़ किया जाए तो यूजीसी को लेकर सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो क्या हुई है। तो यूजीसी के जो नए नियम हैं उन्होंने स्वतंत्रता दी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कि वो भारत के मार्केट में अपने पंख पसारे और ग्लोबल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में अपना एक नाम बनाए। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब एक और पैसेज है, ये काफ़ी एक कहानी है। क्या कहानी है कि एक बार की बात है, एक छोटा गांव है जिसके अंदर एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग थे, माँ, पिता, लिटिल सारा मतलब एक छोटी लड़की जिसका नाम सारा है, और उसका छोटा भाई टॉम। वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो दार्जिलिंग घूमने जाने वाले थे। कब? समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टी में। उन्होंने अपना सामान बांधा जिसमें कपड़े थे, स्नैक्स थे, खाने पीने की चीज़ें, कैमरा वगैरह। और वे कैमरा वगैरह इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि अब घूमने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तस्वीर लेना चाहते थे। On a bright sunny day, they all got into their car and started the journey. It was a long drive, but they sang songs and played games. Time flew and soon they reached Darjeeling. और एक दिन वो अपनी कार स्टार्ट करी और यात्रा पे निकल पड़े। लंबी यात्रा थी, उन्होंने बीच में गाने गाए, गाने सुने, खेल खेले, और जल्द ही वे कहाँ पहुँच गए? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग खूबसूरत था, वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ थे, बहुत सारे चाय के बागान थे जहाँ पे चाय की खेती आपको पता होती है। एयर वॉज फ्रेश एंड द वेदर वॉज नाइस एंड कूल अनलाइक द हॉट समर इन देयर टाउन दे ऑल वॉर लाइट जैकेट्स एंड हैट्स। वहाँ पे मौसम बड़ा ठंडा था, खुशनुमा था, पहाड़ थे चारों तरफ, शुद्ध वातावरण था, शुद्ध वायु थी, और जैसे उनके कस्बे में गर्मी थी वैसी गर्मी वहाँ पे नहीं थी। They stayed in a small cozy hotel with a view of the mountains. Every morning they would eat breakfast and plan their day. They visited the tea gardens where they saw how tea was made. Tom and Sarah loved the smell of the fresh tea leaves. They also rode on a tea train. It was small and cute and it went around the mountains. The ride was slow so they could see all the pretty flowers and trees. Sarah took pictures with her camera. Simple बात है कि हर दिन वो जो है उन्होंने एक छोटा सा कमरा होटल में ले लिया था पहाड़ों के पास। हर सुबह वो उठते, वहाँ नाश्ता करते और फिर उसके बाद में घूमने निकल जाते। चाय के बागान से वो जो पत्तियों की खुशबू आती थी, चाय की पत्तियों की, उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। और वहाँ पे उन्होंने एक टॉय ट्रेन में जो है यात्रा करी और चारों तरफ घूमे फिरे, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली।
One day they went to see the sunrise at the Tiger Hill. They woke up very early and it was still dark, but when the sun came, it was like magic. The sky turned pink and orange and the mountains looked golden. एक दिन वो जो है सनराइज़ देखने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि जो है बहुत ही जादुई माहौल वहाँ बन गया था। आसमान जो है बिल्कुल गुलाबी और नारंगी रंग का हो गया था और माउंटेन जो है वो बिल्कुल सुनहरे लग रहे थे। They all hugged and enjoyed the view. They spent the evenings walking on the market, trying local food and buying souvenirs. वो शाम के अंदर लोकल मार्केट में घूमते वहाँ खाते पीते और बहुत सारे सामान उन्होंने खरीदे। Mom bought a beautiful scarf and Dad got some tea to take home. उनकी जो मदर थी उन्होंने वहाँ से खूबसूरत स्कार्फ खरीदा और उनके पिता ने वहाँ से चाय खरीदी घर ले जाने के लिए। ट्रिप जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और लेकिन वो थोड़ा लास्ट में दुखी भी हो गए क्योंकि वहाँ से अब जाना था वापस और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। ऑन द लास्ट डे दे पैक देयर बैग्स एंड सेड गुड बाय टू दार्जिलिंग। दे ड्रोव बैक होम tried but happy, lot of pictures and memories. When they got home they all sat together and looked at each other. They laughed and remembered the fun times. They knew that the summer trip to Darjeeling was something they would never forget, and every time they had tea at home they would smile and think about the beautiful tea gardens and the wonderful family time in Darjeeling. और फिर जब वो घर वापस गए तो उन्होंने तस्वीरें जब देखी तो उनको वही उनकी यादें जो है दोबारा ताज़ा हो गई और जब भी वो चाय वो पीते तो उस चाय से उनको वही दार्जिलिंग की यादें जो है वापस से आ जाती। तो ये इस तरीके से सिंपल सा पैसेज था। यहाँ क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो पहला कह रहा है कि फैमिली जो है समर ट्रिप पर दार्जिलिंग में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने टी गार्डन विज़िट किए और एक टॉय ट्रेन में जो है सवारी की थी। अगले प्रश्न में वो कह रहा है कि लाइट जैकेट्स और हैट्स क्यों पहनी थी, क्योंकि वहाँ पे मौसम जो है थोड़ा ठंडा था, बिकॉज द वेदर वॉज कूल। अगला कह रहा है कि फैमिली जो है वो सनराइज़ को लेकर के कैसा महसूस कर रही थी, तो उन्होंने जो सनराइज़ हुआ था वो बड़ा ही उनको जादुई लगा। पहाड़ सुनहरे थे और जो आसमान था वो गुलाबी और नारंगी हो गया था। अगला कह रहा है कि माँ और पिता ने वहाँ से क्या ख़रीदा था, तो माँ ने तो स्कार्फ ख़रीदा था और पिता ने क्या ख़रीदा था, टी ख़रीदी थी। तो सी जो है ये यहाँ पर अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पैसेज और ये पेपर जिसका सॉल्यूशन हम बना रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे अगले सॉल्यूशन में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।